Hello everyone, I am Dr. Sharmila Badwar, Assistant Professor of Geography in GCW सोनीपत। आज मेरा टॉपिक है महासागरीय संसाधन। संसाधन होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। जिमरमैन कहते हैं कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना या वह उद्देश्य व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति भी कर सकता है। तो ऐसे संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति करते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने तकनीकी ज्ञान से बनाता है। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी। पृथ्वी के अंदर करोड़ों सालों तक कोयला पृथ्वी के अंदर रहा, लेकिन वो संसाधन नहीं था। वो संसाधन जब बना, जब 18वीं शताब्दी में मनुष्य ने भाप के इंजन का आविष्कार किया और भाप के इंजन के लिए कोयले का इस्तेमाल होने लगा, तो वो इस प्रकार से कोयला संसाधन बना। यानी कि जो संसाधन होते हैं वो होते नहीं हैं बल्कि संसाधनों को बनाया जाता है। संसाधन मनुष्य अपने ज्ञान से, अपने बौद्धिक क्षमता से उनका निर्माण करता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर जो पाए जाते हैं, लेकिन वो अभी संसाधन नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में वो संसाधनों का रूप ले लेंगे, संसाधनों के शक्ल में बदल जाएंगे, यानी कि संसाधन बन जाएंगे। मनुष्य की बहुत, जैसे अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि सूर्य पृथ्वी जब बनी थी तब से ही सूर्य उस पर उपस्थित है, लेकिन ये अब संसाधन यानी कि सौर ऊर्जा के रूप में तभी इस्तेमाल हुआ है जब हमने तकनीकी के द्वारा सौर ऊर्जा को हमने इस्तेमाल करना सीख लिया है। तो जो महासागर है वो बहुत सारे संसाधनों का भंडार है, बहुत सारे संसाधन इसमें पाए जाते हैं। तो मूल्य के रूप से सबसे बड़ा संसाधन है खनिज संसाधन, यानी कि मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज क्योंकि बहुत सारा जो पानी है वो बहुत सारी नदियां उस पानी को लेके आती हैं, उसमें बहुत सारे संसाधन घुले हुए होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार 1 घन किलोमीटर समुद्री जल में 25 टन सोना, 45 टन चांदी और लगभग 30 टन तांबा, मैग्नीज, जिंक व शीशा, 7 टन यूरेनियम, 40 लाख टन पोटेशियम सल्फेट और 180 लाख टन मैग्नीशियम क्लोराइड, 1200 लाख टन सोडियम क्लोराइड और अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ व रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। महासागरों में 125 करोड़ घन किलोमीटर जल राशि है। तो समुद्र में कितनी संपदा होगी इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है वो है मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस। मूल्य की दृष्टि से समुद्र से प्राप्त होने वाले खनिजों में खनिज तेल व प्राकृतिक गैस सबसे महत्वपूर्ण है। समुद्र में खनिज व प्राकृतिक गैस मुख्यतः महासागरीय मगन तट पर ही, महासागरीय स्लोप पर ही पाए जाते हैं, परंतु कुछ वर्षों से गहरे सागर में भी तेलों के कुएं खोदे गए हैं, क्योंकि मनुष्य की जो डिमांड है, मांग है, वो लगातार बढ़ रही है। सबसे पहला विश्व का 1896 में अपतटीय कुआं खोदा गया कैलिफोर्निया में, और 1980 में विश्व के कुल तेल उत्पादन का लगभग 20% समुद्रों से प्राप्त हुआ। इस समय विश्व का 1/3 से भी अधिक तेल समुद्र से ही प्राप्त होता है। वर्तमान खपत की दर से स्थल पर पाए जाने वाले अधिकांश तेल भंडार शीघ्र ही समाप्त होने की संभावना है, और इसके बाद हमें इसकी पूर्ति के लिए समुद्रों पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, आश्रित रहना पड़ेगा। आज विश्व के लगभग 80 देश हैं वो समुद्रों में से तेल का दोहन कर रहे हैं। आप इस पीपीटी में देख सकते हैं कि कैसे समुद्र के पानी से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का दोहन किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो 80 के लगभग देश जो हैं वो प्राकृतिक गैस और खनिज तेल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ये कौन कौन से देश हैं? ये है मिडल ईस्ट कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, आयरलैंड, यूक्रेन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और इंडिया में भी बॉम्बे हाई से लगभग 2000 मीटर की गहराई से
जो तेल के कुएं से तेल निकाला जाता है, जो लगभग 150 किलोमीटर तट से दूर है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस पैदा की जा रही है। आप देख सकते हैं जो डॉट्स हैं वो तेल का उत्पादन दिखा रही हैं, जो बड़ी डॉट्स हैं वहाँ पर तेल 150 हज़ार टन प्रतिदिन पैदा किया जाता है, और जो सबसे छोटी डॉट है वो 15 से कम जो है हज़ार प्रति दिन जो है इससे पैदा किया जा रहा है तेल। और प्राकृतिक गैस भी जो बड़े वाली जो खाली डॉट हैं, जो बड़े बड़े सर्कल्स हैं, जो बड़ा सर्कल है वो 200 से अधिक करोड़ घन फुट प्रतिदिन निकाली जाती है, और जो छोटी डॉट है वो 10 से कम करोड़ घन फुट प्रतिदिन प्राकृतिक गैस का दोहन किया जाता है। इस समय प्राकृतिक गैस और खनिज तेल हैं वो समुद्र से प्राप्त किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है मूल्य की दृष्टि से, और उसके बाद जो दूसरा खनिज है वो रेत और बजरी है। जो रेत और बजरी होते हैं वो समुद्री तरंगों द्वारा उत्पन्न होता है। जब समुद्री तरंगे तट का अपरदन करती हैं तो वो महाद्वीपीय मगन तट पर इन रेत और बजरी को बिछा देती हैं। इनका प्रयोग तटीय भागों में भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ बड़ी मात्रा में सीप और गोगे भी मिलते हैं, जिनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइसलैंड के तट के निकट सीप और गोगे निकालने का अभियान चला गया, जो सबसे बड़ा अभियान है, और बहामा के तट पर भी बड़ी मात्रा में सीप व घोंघे निकाले जाते हैं। इनका भार जो है वो मूल्य की दृष्टि से कम होता है, तो इनका जो खनन है वो अधिक गहराई पर संभव नहीं हो पाता। 35 मीटर से कम की गहराई तक ही इनका दोहन किया जाता है या इनको निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त समुद्र में भारी, लचकीले व रासायनिक क्रिया के प्रतिरोधक खनिज भी मिलते हैं, जिन्हें हम प्लेसर कहते हैं। इन निक्षेपों में सोना, टिटेनियम, टीन, मैग्नेटाइट, लोहा, टंगस्टन, क्रोमियम व थोरियम आदि मिलते हैं। जो आप पीपीटी देख रहे हैं ये एक्सट्रैक्शन कैसे करती है, जैसे रेत और बजरी है या कोई भी ऐसा पदार्थ जो समुद्र से निकाला जाता है, वो राइज़र और लिफ्टिंग सिस्टम के द्वारा निकाला जाता है, और जो ऊपर जो वेसल्स होते हैं उनके द्वारा इनका दोहन किया जाता है। आप इस पीपीटी में देख सकते हैं। तो जो प्लेजर्स होते हैं, मैंने बताया जो भारी और लचकीले पदार्थ होते हैं, रासायनिक क्रिया के प्रतिरोधक होते हैं, उन्हें हम प्लेजर कहते हैं। अलास्का पुलीन है, अलास्का का जो बीच है उस पर सोने का खनन किया जाता है। जो टिटेनियम युक्त रेत है वो फ्लोरिडा, श्रीलंका, भारत और ब्राज़ील के तटों पर मिलता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में टिन व जापान में मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। इंडोनेशिया में टिन के संभाव्य संसाधन 60 लाख टन आके गई हैं, और जो कि 40% समुद्र से ही प्राप्त होगा। जो फास्फेट खनिज है उसमें युक्त असंगठित तलछटी निक्षेप को फास्फोराइट कहते हैं। फास्फोरस का प्रयोग उर्वरक बनाने में और फास्फोरस पर आधारित रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। 1981 में लगभग 13.8 मिलियन टन फास्फोरस रॉक का उत्पादन हुआ, और जो इसके उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका और मोरक्को अग्रणीय है, यानी कि सबसे आगे रहे। और जो न्यूजीलैंड के पूर्व में स्थित चाथम उभार हैं उसमें भी इतने ज़्यादा निक्षेप पाए जाते हैं कि भविष्य में स्थलीय उत्पादन का स्थान ले सकते हैं। फॉस्फोराइट के अन्य निक्षेप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर, अरब के प्रायद्वीपीय तट पर, भारत के पूर्वी तट पर, पेरू व चिली के तट पर, ऑस्ट्रेलिया व ब्राज़ील के तट पर और जापान के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। और जो महासागरीय फास्फोराइट हैं वो सामान्यतः ग्रंथिकाओं के रूप में मिलते हैं। इनका आकार बजरी से लेकर कई टन वाले गोलाश्म तक भी हो सकता है। उसके बाद ये आप एक और पीपीटी देख रहे हैं, ये भी माइनिंग सपोर्ट वेसल ऊपर है जो माइनिंग को सपोर्ट करता है। उसके बाद राइजर और लिफ्टिंग सिस्टम है, RALS
आपने अभी जैसे पीछे वाली पीपीटी देखी उसमें भी आपने देखा RALS काम करते हैं, यानी कि जो एक लिफ्ट होती है उसमें सी फ्लोर से जो बाइंडिंग की जाती है उसमें इनको लोड करके और उस वेसल्स में ऊपर खींचा जाता है और समुद्री भागों में इस प्रकार से माइनिंग होती है। उसके बाद मैग्नीज ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। ये इनका जी खोज चैलेंजर अभियान के द्वारा 1972 से 1976 के बीच में किया गया, लेकिन इसकी डिटेल स्टडी 1950 के बाद ही शुरू हुई। साइज और इनके जो आकार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है और ये फ्रेजाइल होती हैं और इन ग्रंथिकाओं में उतना ही निकेल और तांबा मिल जाता है जितना कि स्थलीय संसाधनों से प्राप्त होता है। ये ग्रंथिकाएं प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और ये क्षेत्र 3 से 23 डिग्री उत्तरी और 110 से 160 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच फैला हुआ है। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में भी ग्रंथिकाओं का धात्विक तत्व काफ़ी कम होते हैं, यानी कि प्रशांत महासागर ज़्यादा उत्पादन करता है। फिर आप एक पीपीटी देख रहे हैं, इसमें जो है वो नमक का उत्पादन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है वो दिखाया गया है। समुद्र जो नमक समुद्र से प्राप्त होने वाले एक बहुमूल्य पदार्थ है। यह भूमध्य सागर पूर्वी एशिया के पिछले 4000 वर्षों से प्राप्त किया जाता रहा है। समुद्र के जल में नमक घुला हुआ होता है। समुद्री जो नमक होता है वो सागर तट के निकट उथले गड्ढों में समुद्र के जल को भर देते हैं और उसको धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद उसका इवेपोरेशन हो जाता है और वहाँ पर पतली सी लेयर नमक की बच जाती है। उसके बाद इसका जो है उसको पैकेजिंग की जाती है और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इस समय विश्व में समुद्र से लगभग 60 लाख टन नमक प्रति वर्ष प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा समुद्र में कोयले के भंडार के मिलने की संभावना है, परंतु ये भंडार 7000 मीटर से भी अधिक गहराई पर मिलते हैं। तो ये तकनीक के अभाव में और ज़्यादा खर्चीला होने की वजह से इसका दोहन है वो नहीं किया गया है, लेकिन जापान ने इस काम में थोड़ी सी प्रगति हासिल की है। उसके बाद महासागर और खाद्य संसाधन। स्थल की बात ही समुद्र भी मनुष्य की भोजन की पूर्ति करने का अवसर देता है। इसमें से मत्स्य ग्रहण है, दूसरा एग्रीकल्चर है। तो जो फिशिंग है वो महासागर में अनेक प्रकार के जीव और वनस्पति उत्पन्न होती है जिनका प्रयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है। अनुमान है कि समुद्र के पानी में लगभग 1,40,000 विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और हमारी जो पॉपुलेशन है संसार की वो लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और जो एग्रीकल्चर है उसको हम एक ही एक्सटेंट तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद उसमें किसी प्रकार की संभावना नहीं रहती। तो इस प्रकार से जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु मनुष्य की भोजन की आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए हमारे पास बेहतर विकल्प है। समुद्र में लगभग 30,000 से अधिक प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं और उनमें से कुछ ही खाने योग्य हैं। महत्वपूर्ण मछलियां हैं हेरिंग, कॉड, सार्डिन, साल्मन, टूना, मैकरेल इत्यादि हैं। प्रति वर्ष 7 से 8 करोड़ टन मछली समुद्र से पकड़ी जाती हैं, जिसका 90 से 95% भाग भोजन के रूप में किया जाता है और मछली मनुष्य के भोजन के कुल जंतु प्रोटीन का 10% भाग प्रदान करती हैं और मत्स्य ग्रहण मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक माना जाता है और सदियों से मछली पकड़ता आया है मनुष्य। और आधुनिक युग में मछली पकड़ने का कार्य जो है नए उपकरणों के द्वारा किया जाता है। अधिकांश मछलियां महाद्वीपीय मगन तटों पर लगभग 100 फैथम की गहराई तक ही मिलता है क्योंकि यहाँ पर उनके ब्रीडिंग के उपयुक्त वातावरण पाया जाता है। तो अभी इस पीपीटी में आप देख रहे हैं कि कौन कौन से जगह पर कौन कौन से स्थानों पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। पहला है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र,
तीसरा है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र और चौथा है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। मछली के अतिरिक्त अन्य समुद्री जीव जैसे मोलास्क है, लोबस्टर्स हैं, म्यूसल्स हैं, स्क्वैड्स हैं, क्रिटेशियस हैं, ऑयस्टर्स हैं, वो भी मनुष्य भोजन के लिए इस्तेमाल करता है। और खाद्य सामग्री के अलावा समुद्री जीवों से तेल, रोया, चमड़ा, श्लेष, पशुओं के लिए चारा व अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। इनको प्रदान करने वाले जीवों में व्हेल, सील, समुद्री गाय, मैनेटी आदि हैं। और कुछ समुद्री जीवों और पौधों से औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। समुद्री जीवों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इनकी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो बहुत ही तीव्र होता है। उदाहरणतः एक मछली एक समय में हजारों अंडे देती है और इतनी बड़ी मात्रा में प्रयोग करने में हमारी सहायता करती है। कुछ लोग इन्हें इनएग्जॉस्टिबल यानी कि असमाप्य संसाधन मानते हैं क्योंकि इतनी जल्दी से इनकी ब्रीडिंग होती है। और विश्व में लगभग एक अनुमान के अनुसार 200 करोड़ टन मछली 20 करोड़ टन मछली पकड़ी जा सकती हैं। तो आप इस पीपीटी में देख रहे हैं मेजर फिशिंग ग्राउंड्स। तो ये आप एक जो देख रहे हैं जितने भी जो फिशिंग ग्राउंड्स हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड में नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा स्थित हैं क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में लगभग बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं और यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। मनुष्य की आवश्यकताओं को भोजन की पूर्ति करने के लिए यहाँ से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और जितनी भी जो गर्म धाराएं हैं समुद्र में और ठंडी धाराएं जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर जैसे ग्रांड बैंक है, डागर बैंक है, यहाँ पर मछलियाँ जो है ज़्यादा पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराओं के मिलने से प्लैंकटन नाम का एक छोटा सा समुद्री जीव मिलता है जिसको मछलियाँ खाने के लिए ऊपर आती हैं और यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। समुद्री कृषि क्या होती है कि समुद्री जो कृषि है वो ताजे पानी समुद्री पानी में जीव और वनस्पति के उत्पादन से संबंधित है और यह कार्य 1400 ईस्वी में खारे जल की कृषि का कार्य इंडोनेशिया के द्वीपों के आसपास शुरू किया गया। इस कृषि के उत्पादों में फिनफिश है, सेलफिश है, ऑयस्टर है, शंबूक है, क्रस्टेशियस है, मिल्क फिश है और शैवाल है यानी कि सीवीड्स हैं। और विश्व में कुल समुद्री कृषि का 2/3 भाग फिनफिश और 1/3 भाग सेलफिश, वनस्पति व अन्य वस्तुओं का है। खारे जल में मिल्क फिश और फिनफिश का उत्पादन किया जाता है। समुद्री शैवाल विश्व के लगभग सभी भागों में उगता है और इसका अधिकांश समुद्री शैवाल शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। जापान, ताइवान और जापान में भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कहीं कहीं पर इसका प्रयोग चारे के रूप में, उर्वरकों के रूप में किया जाता है। और इनका अब निर्माण औषधि निर्माण में, दुग्ध उद्योग में, कन्फेक्शनरी में, वस्त्र उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है और भोजन के रूप में प्रयोग करने पर इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, आयोडीन और कैल्शियम प्राप्त होता है। विश्व के लगभग 26 उन्नत देश इसके कृषि कार्य में, समुद्री कृषि में लगे हुए हैं। अब है महासागर और ऊर्जा संसाधन। महासागर पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है उसका अवशोषण करते हैं, लगभग 3/4 भाग का अवशोषण करते हैं। इस ऊर्जा से पवन और समुद्री धाराएं चलती हैं और समुद्री जल के तापमान में वृद्धि होते हैं और भविष्य के लिए असमाप्य संसाधन पोटेंशियली इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऊर्जा के मिल जाते हैं। महासागर से हमें नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। स्थल पर पाए जाने वाले जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस, वो समाप्य संसाधन है और शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को भविष्य में ऊर्जा की पूर्ति के लिए महासागरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अब है टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति से समुद्र का जल एक निश्चित अंतराल पर 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे गिरता है। जो ऊपर उठता है उसे हम ज्वार कहते हैं, जब नीचे गिरता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। तो इस ज्वार के उतार चढ़ाव से हम विद्युत उत्पादक गृह यानी कि पावर जनरेटिंग सेट लगाकर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। 3 मीटर से जहाँ पर अधिक का अंतराल होगा वहाँ पर हम विद्युत उत्पादन
कर सकते हैं। इतना अधिक ज्वार विश्व के बहुत सारे भागों में उपलब्ध है। एक अनुमान है कि विश्व में लगभग 1100 गीगावाट विद्युत पैदा की जा सकती है और विश्व में लगभग 30 ऐसे स्थान हैं जहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती हैं और लगभग 3 स्थानों पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये स्थान है ब्रिटेन में रॉस नदी है उसके मुहाने पर, और दूसरा स्थान है बेरेंट्स सागर में, और तीसरा स्थान जो है चाइना में है। और विश्व में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने की बड़ी संभावना है, जैसे इसमें कनाडा की जो फंडी की खाड़ी है, और दूसरा ब्रिटेन में जो सेवरन एस्चुरी है वहाँ पर भी जो टाइडल एनर्जी है वो प्राप्त की जा सकती है। भारत में भी ज्वारीय ऊर्जा पैदा करने की विशाल संभावनाएं हैं। जो ज़्यादा संभावना है वो खंबात की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में है। यहाँ पर ज्वार की अधिकतम ऊंचाई 8 से 11 मीटर है और इस प्रकार से यहाँ पर हम टाइडल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्र से हम तरंग ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। तरंग ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। समुद्र में उठने वाली तरंगों से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जापान ने तरंगों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लगभग 80 मीटर लंबा संयंत्र लगाया है। नॉर्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और भारत में तो एक्चुअल में जो है तिरुवनंतपुरम के निकट विजिजम स्थान पर 1.6 करोड़ की लागत से एक प्लांट लगाया है जहां से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के अगर संभावनाएं अलग अलग देशों में अगर खोजी जाएं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जो परंपरागत संसाधन है उन पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद है सी थर्मल एनर्जी। तो जो सी थर्मल एनर्जी है वो कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे जो सी है समुंदर है उसकी वो ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें सूर्य की किरणें गहराई तक प्रविष्ट कर जाती हैं। ऊपर की लेयर लगभग 1000 मीटर तक जो टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री होता है, लेकिन 1000 से 3000 के मीटर के बीच में जाने पर समुद्र के टेम्परेचर में गिरावट आती है, क्योंकि वहाँ पर जो समुद्र की तरंगें हैं वो कम पहुँच पाती हैं। अगर ये डिफरेंस 20 डिग्री तक होता है तो हम इनसे जनरेटर लगाकर, यानी कि जो थर्मल एनर्जी है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं जहाँ पर इस प्रकार की कंडीशंस हैं। ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो ऊपरी लेयर है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और निचली लेयर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो हाल ही में क्यूबा के तट पर और हवाई द्वीप और जापान के में प्रयोग के तौर पर तापमान की विभिन्नता से विद्युत उत्पन्न करने के लिए तैरने वाले जनरेटरों का विकास किया गया है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? यह ऊर्जा महासागरों में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट से प्राप्त होती है। न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में उस ऊर्जा को प्राप्त करने के सफल प्रयास किए गए हैं और तकनीकी विकास के साथ इस ऊर्जा के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। उसके बाद महासागर स्वच्छ और मीठे जल के संसाधन के रूप में आपको पता ही है कि समुद्र में अनेक प्रकार के लवण मिले हुए होते हैं जिनसे वो उसका पानी खारा होता है और वो पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पीने का साफ और मीठा पानी की कमी हो रही है, तो हमें पानी की डिमांड को पूरा करने के लिए समुद्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर विलवणीकरण के प्लांट लगे हुए हैं। तो जैसे ऐसे स्थान पर जहाँ पर समुद्रों के पास स्थित हैं और जहाँ पर पीने के पानी की कमी है, तो ऐसे स्थानों पर विलवणीकरण प्लांट लगाकर हम समुद्र से मीठा जल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा प्रयास कुवैत में सबसे पहले किया गया। इस समय विश्व में 40 से ज़्यादा जो प्लांट हैं वो विलवणीकरण प्लांट लगाए हुए हैं। इनमें से अधिकांश प्लांट भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी के तटों पर स्थित किए गए हैं। ये सभी क्षेत्र ताजे स्वच्छ मीठे जल की कमी को पूरा करते हैं। महासागर और औषधियाँ।
समुद्रों में औषधिक तत्वों का ज्ञान रोमनों को था और चाइना को भी इसका ज्ञान 2700 वर्ष पूर्व इसका ज्ञान हो गया था। और तकनीकी ज्ञान से समुद्री उत्पादों की औषधियों के लिए उपयोगिता आजकल बढ़ गई है। स्थलीय पदार्थों की अपेक्षा समुद्री पदार्थों को प्राप्त करना अधिक कठिन व खर्चीला कार्य है, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मेडिसिन का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इसके जो हमें समुद्रों पर भी इसकी निर्भरता बढ़ गई है। महासागर और जलवायु। महासागरों का जलवायु से गहरा संबंध है। महासागर जलवायु को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। आप जितने भी बारिश होती है और जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो समुद्रों पर ही जो है वो जो तापमान प्राप्त करता है, जो टेम्परेचर सूर्यताप प्राप्त करता है, उसका लगभग 3/4 भाग समुद्र अवशोषित कर लेते हैं और इसी टेम्परेचर के द्वारा समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और धाराएं उत्पन्न होती हैं और ये जो स्टोर हाउस के रूप में काम करते हैं। सरप्लस में ये एनर्जी को एक्यूमुलेट कर लेते, संचय कर लेते हैं और संचय करने के बाद जब इसकी आवश्यकता होती है उस समय इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन धाराओं, जो गर्म धाराएं हैं, वो तापमान और आर्द्रता को बढ़ाती हैं, जबकि ठंडी धाराएं स्थान के क्षेत्रों के टेम्परेचर को कम कर देती हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, उसी के कारण उत्तरी पश्चिमी यूरोप का तापमान ऊंचा रहता है, जबकि इन्हीं अक्षांशों पर स्थित लेब्राडोर की ठंडी धारा की वजह से जो वहाँ का तापमान है, यूरोप का तापमान है, वो कम हो जाता है। तो महासागरों के ऊपर चलते समय पवनें जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं, जिससे वर्षा होती है। वर्षा से हमें ताज़ा जल मिलता है, हमारे जीवन का मुख्य आधार है। अनुमान है कि लगभग 3 करोड़ घन किलोमीटर समुद्र का जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में प्रवेश करता है और वृष्टि के रूप में धरातल पर गिरता है। इस प्रकार से ये हमारे धरातल को यानी कि पृथ्वी को, जलवायु को प्रभावित करते हैं। महासागरीय परिवहन और व्यापार। वर्तमान युग में महासागर परिवहन का और व्यापार का प्रमुख साधन है। प्राचीन समय में हम समुद्रों को देशों को अलग करने के लिए मानते थे, क्योंकि उस समय तकनीकी ज्ञान भी नहीं था और हमारे पास इतने डेवलप्ड संसाधन नहीं थे, या हमारे पास ऐसे कोई तकनीक नहीं थे जिनके द्वारा हम समुद्रों को पार कर सकें। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इजाफा हुआ और हमारे पास ऐसे जो है परिवहन के साधन उपलब्ध हुए, हम समुद्रों को एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ने का कार्य करते हैं। और जो जल है वो यातायात का सबसे चीपेस्ट मोड होता है, सबसे सस्ता साधन होता है, क्योंकि इनमें रेल मार्गों, सड़कों और पुलों के निर्माण का कोई खर्चा नहीं होता। केवल एक बार शिप पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट का मेंटेनेंस बहुत कम होता है। और जो भार के अनुपात में भारी पदार्थ होते हैं उनको समुद्रों के द्वारा आसानी से ढोया जा सकता है, जैसे कि कोयला हो गया या भारी मशीनें हो गई या लोहा इस्पात हो गया। इस प्रकार के जिनका मूल्य डेयरी प्रोडक्ट हो गए जिनका मूल्य कम है लेकिन इनका भार ज़्यादा है, और बड़ी बड़ी मशीनों को, खदानों को हम इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। तो जो हमारे मेजर वाटरवेज हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तरी अटलांटिक मार्ग, आशा आंतरिक मार्ग, तीसरा है स्वेज मार्ग, चौथा है पनामा मार्ग, पांचवा है पैसिफिक मार्ग यानी कि प्रशांत महासागरीय मार्ग, और दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। ये हमारे 6 मार्ग हैं जो हमें संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ढोने में सहायता करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो मेजर वाटरवेज हैं वर्ल्ड के, उनको दिखाया गया है लाइनों के द्वारा, फ्लो डायग्राम के द्वारा, फ्लो चार्ट के द्वारा। और जो ये लाइनें हैं वो अपने महत्व की दृष्टि से मोटी और पतली हैं। जितनी ज़्यादा मोटी जो लाइन है उसका महत्व उतना ही ज़्यादा है। जो नंबर 1 पे आप देख रहे हैं उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ये क्या है कि जो यूरोप के देशों को अमेरिका के देशों से जोड़ती है, और दोनों ही सशक्त इकोनॉमिक
जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर व्यापार सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी मोटाई भी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है। सुएज़ नहर के बनने से, पनामा नहर के बनने से बहुत सारी जो टाइम है वो कम लगता है। सुएज़ नहर के बनने से कई हज़ार किलोमीटर की जो है हिंद महासागर से मतलब अटलांटिक सी से हिंद महासागर और हिंद महासागर में काफ़ी कई लाख किलोमीटर की लंबाई है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से पनामा नहर के बनने से हिंद महासागर और हिंद महासागर में प्रविष्ट करने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आपके पास जो है हमारे पास जो संसाधन है, हमने देखा कि कितने बड़े और कितने प्रकार के संसाधन हमें समुद्रों से प्राप्त होते हैं। तो इन संसाधनों के द्वारा महासागरीय संसाधनों का पोल्यूशन भी हो रहा है और इनको संरक्षण करने की आवश्यकता है। जो महासागर हमारे संसाधनों की भविष्य की निधि है, परंतु वायुओं की भांति जल का भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है। कभी खनिज तेल जो है गिर जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी शिप का, समुद्री जहाज का, तो तेल लाखों वर्ग किलोमीटर में फैल जाता है और समुद्री जीव जंतुओं और पौधों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि तेल की लेयर ऊपर होने से उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और बहुत सारी हमारे जीव जंतु लाखों की संख्या में प्रभावित होते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होने से उनके फेफड़ों में और उनके नोस्ट्रिल में तेल आने से वो ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त होने से और बहुत सारी नदियों के द्वारा कूड़ा करकट लाने से, क्योंकि बहुत नदियाँ बड़े बड़े जो उनके पास शहर हैं, सिटी हैं, वो बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर स्थित हैं और उन बड़े बड़े जो शहरों का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट वो समुद्रों में आकर गिरता है, वो भी प्रदूषणकारी है और समुद्रों को के जो समुद्री जीवों को और समुद्री संसाधनों को प्रभावित करता है, या कह सकते हैं नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। और समुद्रों में बहुत बड़े बड़े तटों पर बहुत बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं जिनका मल मूत्र समुद्र में प्रविष्ट होकर उनको प्रदूषित करता है। और कृषि में आज के समय हम बहुत सारा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं जो नदियों के द्वारा बारिश के दिनों में नदियों में आता है और समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार से हमारे जो इकोलॉजी को, समुद्री इकोलॉजी को प्रभावित करता है और नष्ट भी करता है और इरिपेरेबल जो लॉस है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए भी हमें ध्यान देना होगा और मैरीन कंजर्वेशन के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आज ओशनिक रिसोर्सेज है वो ख़त्म होता है। इस पे मैं आपको 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन बताना चाहूँगी कि सब विश्व में सबसे पहला अपतटीय कुआं किस वर्ष और कौन से स्थान पर खोदा गया, और कौन से स्थान पर जो वेव एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी इंडिया में प्राप्त की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन से स्थान पर सबसे पहले डीसैलिनाइजेशन यानी कि विलवणीकरण प्लांट लगाया गया। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि मूल्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ समुद्र में कौन सा है, या समुद्र से कौन सा महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज पदार्थ नोड्यूल्स में यानी कि ग्रंथिकाओं के रूप में पाया जाता है। उसके अलावा बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं कि ओशियंस आर रिजर्व्स ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का भंडार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस पर आपको एक बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ये कई पेजेस का हो सकता है या होना चाहिए जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए ज्योग्राफिकल एसे ऑन द यूटिलिटी ऑफ ओशियंस फॉर ह्यूमंस, कि एक ज्योग्राफिकल एसे लिखिए कि समुद्रों का मनुष्य के लिए क्या उपयोगिता है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये एक टॉपिक है वो ख़त्म होता है।
और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ भी पाएंगे और इस टॉपिक को करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।